नमस्कार डीमर्स। आज तारीख है 25 अगस्त 2020। चलिए देख लेते हैं आज मैं कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं। इस वाले कार्टून में दिखाया क्या जा रहा है कि जो सोनिया गांधी है, सोनिया गांधी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और बट उसी उसका उसका कोई भी और रिस्पॉन्सिबल कैंडिडेट निकल करके सामने नहीं आ रहा। उसी उन्हीं सारे लेटर्स वगैरह के कॉन्फ्लिक्ट को यहाँ पर शो किया जा रहा है। इससे ज़्यादा कुछ भी इसमें डिस्कस करने के लिए नहीं है। हमारे पास सबसे पहला वाला आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए रिगार्डिंग द फिस्कल काउंसिल। देखिए फिस्कल काउंसिल क्या है कि एक प्रकार की क्या है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी के फॉर्म होने की बात की जा रही है। अब देखिए फिस्कल काउंसिल एक इंडिपेंडेंट बॉडी मतलब एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की क्या आवश्यकता है। हमारे हमारे यहाँ जितने भी इकोनॉमी से रिलेटेड जितने भी सवाल होते हैं, जितने भी पॉलिसीज़ होते हैं, जितने भी निर्णय लिए जाते हैं, कह रहे कि वो दो बॉडीज़ लेती हैं। एक तो फाइनेंस मिनिस्ट्री लिया करती है और दूसरी ये आपकी सेंट्रल बैंक लिया करती है। तो सेंट्रल बैंक करती क्या है कि मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण करती है। मॉनेटरी पॉलिसी करता है क्या है कि कैश फ्लो को मैनेज करता है। अब बैंकिंग सेक्टर में मतलब फॉर्मली जो कैश फ्लो है ऑडियंस के पास, सिटीजन्स के पास, कह रहे हैं उसे मैनेज करती है। लेकिन जो फिस्कल पॉलिसी है वो क्या डिसाइड करती है कि कौन सी स्कीम चलेगी, कितना टैक्स लगने वाला है, टैक्सेशन का सिस्टम क्या होगा, डायरेक्ट टैक्स कितने आएंगे, इनडायरेक्ट टैक्स कितने आएंगे, कैपिटल में एक्सपेंडिचर कितना होना है, रेवेन्यू में एक्सपेंडिचर कितना होता है। तो बेसिकली इन्हीं सारे निर्णय लेने वगैरह का जो काम होता है करे वो फिस्कल पॉलिसी कहा जाता है और ये फाइनेंस मिनिस्ट्री ये वाला काम करती है। अब राइट नाउ क्या चल रहा है कि एक पूरी इकोनॉमी रिसेशन में चल रही है, इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो अब इकोनॉमी में प्रॉब्लम आ रही है तो उसका समाधान लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे ही। तो अगर कहीं पर प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट पिक्चर है, करंट सिनारियो है, वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर नहीं रहा। तो उसका समाधान क्या हो सकता है। समाधान ये है कि फिस्कल एक काउंसिल का निर्माण कर लिया जाए। फिस्कल काउंसिल करेगी क्या कि इन्हीं सारी जो लूप होल्स हैं, इन्हीं सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, करे वो उसे ठीक करेगी। अब प्रॉब्लम्स क्या हैं, कह रहे प्रॉब्लम यह है कि फिस्कल डिफिसिट का बढ़ना। फिस्कल डिफिसिट हम पहले क्या प्लान करते थे, कह रहे कि 0.8% जो फिस्कल डिफिसिट का जो हमारा प्लान था लास्ट ईयर वाले में, कह रहे कि पैंडेमिक के पहले भी जो पूरा जो रिसेशन था, फिस्कल डिफिसिट था, कह रहे वो तो भी ट्रबल में चल रहा था। आज की बात करें जो 2020-21 की अगर बात कर रहे हैं तो एक अनुमान ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फिस्कल डिफिसिट रहने वाला है वो 7% रहने वाला है। और अगर सेंटर और स्टेट को अगर हम कंबाइन कर दें तो जो टोटल इंडिया के जो जीडीपी है तो कह रहे उसके पर्सपेक्टिव में जो डिफिसिट रहने वाला है वो 12% रहने वाला है। कह रहे कि अभी 7% और 12%, जबकि हमारा टारगेट क्या था कि 3 से 4% से ज़्यादा क्या उससे ज़्यादा का फिस्कल डिफिसिट रहना नहीं चाहिए। तो कह रहे कि जब इकोनॉमी में जब इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हों तो उसके सोल्यूशन के लिए आपको फिर एक फिस्कल काउंसिल की आवश्यकता है। अब फिस्कल काउंसिल क्या वर्ल्ड लेवल पर इसका क्या सिनारियो है। देखिए जो OECD की जो कंट्रीज़ हैं, कह रहे कि इन्होंने कह रहे अगर हम इनके डेटा को लें और IMF के डेटा को लें तो वेरियस डेटा से ये बात निकल करके आती है जो मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमी है, कह रहे वहाँ पर इस प्रकार की काउंसिल और इस प्रकार का जो इंस्टीट्यूशन है, कह रहे वो एग्जिस्ट करता है। तो ये फिस्कल काउंसिल करेगा क्या आखिर, ये क्या अलग से कोई पॉलिसी बनाएगा, इसमें कौन से लोग होंगे, इन सारी बातों का उत्तर हमें इसमें मिलता है। IMF के डेफिनेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो फिस्कल काउंसिल होगा तो फिस्कल काउंसिल में नॉन इलेक्टेड मेंबर होगा और वो जनता के द्वारा पे किया जाएगा, मतलब पब्लिक के द्वारा पे किया जाने का मतलब है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से उसको पेमेंट किया जाएगा। और वो काम क्या करेगा कि जो रेगुलेशन किसका करेगा, जो फिस्कल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी जो भी बनाई जाएगी, कह रहे उस पर एक प्रॉपर एक रिव्यू रिपोर्ट पर एनम पब्लिश करेगा और उसे एज ए रेफरेंस मतलब कोई भी बॉडी यूज़ कर सकती है। यही वाला काम करेगा फिस्कल काउंसिल। और फिस्कल काउंसिल जब 36 इंस्टीट्यूशंस में मतलब जो 36 कंट्रीज़ हैं कह रहे वहाँ पर प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है तो इंडिया में भी ये काम करेगा। इस बात की उम्मीद लगाते हुए ये बोला जाता है कि अगर जो पॉलिटिकल विल अगर रहता है तो ये फिस्कल काउंसिल क्या कर सकती है, बहुत अच्छे से काम करेगी। फिस्कल काउंसिल में नॉन इलेक्टेड मेंबर्स होंगे और इसको पैसे कहाँ से मिलेंगे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलेंगे। और ये करेगी क्या कि ये पर एनम एक रिपोर्ट पब्लिश करेगी, रिव्यू रिपोर्ट पब्लिश करेगी, जो भी फिस्कल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज़ की जाती है या तो सेंट्रल बैंक के द्वारा या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, तो इस वाले आर्टिकल में यही इतना था। तो इंडिपेंडेंट और इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, इन सारी बातों का इन्होंने इसका जो बेनिफिट्स दिया हुआ है। ठीक, तो ये वाला आर्टिकल हमारा डिस्कस हो गया। नेक्स्ट वन आर्टिकल है हमारे पास डिस्कस करने के लिए, वो हेल्थ रिफॉर्म क्या है, मतलब जो हेल्थ सेक्टर है हमारा। देखिए पैंडेमिक के ड्यूरेशन में हमें वो कलई निकल गई है कि हमने अपने हेल्थ पे कितना खर्च किया हुआ है।
इंडिया जो कि अपनी जीडीपी का 1.2% के आसपास का ही केवल खर्च करता है अपने हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर। पैंडेमिक ने ये बात बतला दिया कि हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो जो इन्वेस्टमेंट है कह रहे वो हमारे कैपिटल इन्वेस्टमेंट और जो वेरियस टाइप के जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं कि मतलब सिक्योरिटी बॉन्ड वगैरह में और जो फॉरेन करेंसी वगैरह में कह रहे हैं उतना ही रेलिवेंट हमारा ये हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। अब देखिए, अब यहाँ पर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की ये बात करेंगे। कहेंगे देखिए यहाँ पूरी दुनिया में जो टॉप 1 कंट्री है जहाँ पर पैंडेमिक का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो है अमेरिका, और टॉप की जो तीसरी वाली कंट्री है वो है इंडिया। तो अमेरिका में क्या है और इंडिया में क्या है, कह रहे इसी को ये कंपेयर करेंगे। कह रहे कि अमेरिका में क्या है कि एक एफोर्डेबल हेल्थ केयर नाम का एक एक्ट है। तो अब उसमें क्या होता है कि कुछ लोगों को जो मार्जिनलाइज लोग होते हैं, जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लोग होते हैं, कह रहे कि उनका ट्रीटमेंट चलता है उसमें। बट स्टिल चूँकि अमेरिका में वेल्थी लोगों की संख्या ज़्यादा है और वहाँ पर मतलब बहुत ही ह्यूमनिटी के लिए बहुत से इश्यूज, बहुत से हॉस्पिटल्स वगैरह चलते हैं, बट स्टिल वहाँ पे लग्जरी जो ट्रीटमेंट होता है कह रहे उसके रिगार्डिंग चीज़ें वहाँ ज़्यादा प्रचलन में हैं। कह रहे अमेरिका का तो ठीक है, लेकिन अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव में अगर आप देखोगे तो इंडिया में चूँकि यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस कोई परचेज करता नहीं, जो यूनिवर्सल हेल्थ कवर है करे वो है नहीं। और जो आयुष्मान भारत के तहत प्रधानमंत्री जो आरोग्य भारत का जो योजना है, इनका बीमा योजना है, तो उसमें केवल बॉटम के 40% लोगों को कवर किया जाता है। मतलब 1% है जो गरीब नहीं है कह रहे उसे कवर नहीं किया जाता। तो पॉवर्टी लाइन इससे क्या होती है कि इम्प्रूव होती है। और राइटर यहीं पर बात करते कहते हैं कि आपको यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की गणना करनी चाहिए, की बात करनी चाहिए और उसे कवर करना चाहिए। अब यूनिवर्सल हेल्थ कवर करेगा क्या, इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। देखिए यूनिवर्सल हेल्थ कवर मीन हर कैंडिडेट को, हर सिटीजन को आउट ऑफ द पॉकेट जो पैसे हैं वो खर्च करने से रोकेगी या उन्हें बचाएगी। तो इससे होगा क्या कि इंडिया में जो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वालों की संख्या है कहने की वो बढ़ने वाली है नहीं। इंडिया में एक आंकड़े के अनुसार कि 60% की पॉपुलेशन ऐसी है जो आउट ऑफ द पॉकेट क्या करती है, एक्सपेंस करती है, हॉस्पिटल्स वगैरह पर एक्सपेंस करती है। तो राइट नाउ राइटर के पर्सपेक्टिव में यही है कि आपको क्या करना चाहिए कि आपको यूनिवर्सल हेल्थ का कवरेज देना चाहिए, और जो भी बजट वगैरह आप इसमें एक्सपेंसेस वगैरह करना चाहते हो कह रहे आप बारो कर सकते हो। और ये लॉन्ग टर्म विजन वगैरह की बात करेंगे, कह रहे वेरियस इंस्टीट्यूशंस की बात करें, कह रहे हैं आप कि चाहे आप नेशनल हो चाहे वो इंटरनेशनल हो, कह रहे हैं आप इस वाली स्कीम को फुलफिल करने के लिए, इस वाली स्कीम को आप इम्प्लीमेंट करने के लिए आप ये वाला काम कर सकते हो। फिर राइटर आगे कहते हैं कि देखिए आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा खर्च बैठने वाला है, लेकिन अगर आप एक बार प्रॉपर रेगुलेशन के साथ और प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ अगर आप यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो तो वो आपका मतलब लॉन्ग टर्म में अच्छा तो रहेगा ही, प्लस जितना आप कल्पना कर रहे हो कि बहुत ज़्यादा खर्च होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। ठीक है, और इससे होगा कि आप एक मेजर पॉपुलेशन को आप पॉवर्टी लाइन के नीचे जाने से आप रोक पाओगे, और जो बॉटम के जो लोग हैं कह रहे हैं आप उनको तो ठीक कर ही रहे हो। ठीक है, तो हमारा ये वाला आर्टिकल क्या हो गया, डिस्कस हो गया। अभी हम नेक्स्ट वन आर्टिकल की ओर मूव करेंगे रिगार्डिंग देखिए ये FATF है, फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अब ये फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो इस्टेब्लिश हुआ था 1989 में हुआ था OECD कंट्रीज़ के द्वारा। ये करता क्या है कि जो टेररिज्म में मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह हो गया, जो टेरर की जो फाइनेंसिंग होती है उसको रोकना इसका एक काम है, उसी को प्रोहिबिट करना इसका काम है। पाकिस्तान के ऊपर यह आरोप लगा कि वो क्या करता है कि टेरर की फंडिंग करता है। तो उसके रिगार्डिंग हुआ क्या कि FATF ने एक कमेटी बनाई और FATF ने किया क्या कि बोला कि नहीं अब हम क्या करें, अब हम आपकी जांच वगैरह करेंगे। तो उसमें कुछ खामियां पाई जाती हैं और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। तो ग्रे लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें उसके कुछ इकोनॉमी पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगा कर रखे जाते हैं। मतलब वो इंटरनेशनल मार्केट से कुछ पैसा नहीं उठा पाएगा, जो FDI होगी या FII होगा कह रहे उसका इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, बड़ी कंपनीज़ वहाँ पर अपने ब्रांचेस नहीं खोलना चाहेंगी। मतलब कुल मिला जो उसकी इकोनॉमी है कह रहे वो क्रैश होते हुए नजर आएगी। ये तो हो गया कि ग्रे लिस्ट में जाने पर कुछ इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम आती है, लेकिन जैसे ही आप ब्लैक लिस्ट में जाते हो तो ब्लैक लिस्ट में और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। जैसे राइट नाउ इसमें ब्लैक लिस्ट में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, जैसे ईरान को डाल दिया गया है, नॉर्थ कोरिया को डाल दिया गया। ये कंट्रीज़ क्या है कि FATF की ब्लैक लिस्ट में है। तो इसकी वजह से जो इनकी इकोनॉमी पर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ रहा है।
पाकिस्तान ने 85 कुछ कैंडिडेट्स को 85 मतलब पर्सन्स रहते हैं, आतंकवादी रहते हैं, जिनको क्या करता है सैंक्शन कर देता है, उनको प्रतिबंधित कर देता है। देखिए प्रतिबंध दो तरह का होता है, एक तो लोकल लेवल पर होता है, एक आपका होता है नेशनल लेवल पर। तो पाकिस्तान ने इन जो 85 जो टेररिस्ट रहते हैं इनके खिलाफ जो भी एक्शन लिया है कह रहे वो लोकल लेवल पे लिया है, मतलब जो पुलिस वगैरह टाइप का जो रिस्ट्रिक्शन होता है कह रहे हैं उस टाइप का लिया हुआ है। ठीक है, और ऐसा वो कर क्यों रहा है, क्योंकि FATF की मीटिंग होने वाली है जो नेक्स्ट वाला ईयर है ये फरवरी में, तो उसमें ये कुछ बताना चाहते हैं कि हमने क्या किया कि हमने टेरर फंडिंग वगैरह को रोकने के लिए हमने कुछ स्टेप्स उठाए हैं, उनमें से ये 85 लोगों के ऊपर हमने इस प्रकार से प्रतिबंध भी आरोपित किया हुआ है ताकि FATF को क्या कर सके कि कन्विंस कर सके। लेकिन FATF को कन्विंस करना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होगा क्योंकि इन्होंने जो इनके पास जो नेशनल सिक्योरिटी की जो एजेंसीज होती हैं कह रहे हैं कि वहाँ पर इन्होंने इन लोगों को ब्लैकलिस्ट नहीं किया हुआ है, तो इसकी वजह से ये इनअप्रोप्रिएट है इनका ये वाला स्टेप। बट इनका बोलना है कि जो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल ने जितने भी आतंकवादियों को मतलब कि टेररिस्ट करार दिया है कह रहे इन्होंने उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया है। ठीक, तो हमारा ये वाला आर्टिकल डिस्कस हो गया। अभी हम नेक्स्ट वन आर्टिकल है, यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात की जा रही है कि देखिए 1 साल हो गया जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को रिमूव किए हुए, तो जो वहाँ के लोकल जो रीजनल पॉलिटिकल लीडर्स हैं कह रहे हैं वो उसको फिर से रीइंस्टेट करना चाहते हैं कि फिर से उसको एक स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिल जाए। उसी रिगार्डिंग प्रोनाउंसमेंट वगैरह और जो प्रोमिस वगैरह करें ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। कह रहे हैं इससे ज़्यादा इसमें जब वो कुछ करते हैं तो इंपॉर्टेंट होगा, अभी कुछ कर नहीं रहे तो रेलिवेंट नहीं है। नेक्स्ट वन आर्टिकल है हमारा टैक्सेशन से। देखिए कि एक्सपेंडिचर तो बढ़ रहा है, जैसे पैंडेमिक में प्रॉब्लम्स आई तो कह रहे क्या हुआ कि एक्सपेंडिचर तो बढ़ ही रहा है। कह रहे कि इकोनॉमी में इंडिया में प्रॉब्लम तो पहले से ही थी, लेकिन इस कोरोना की महामारी ने क्या किया कि उस पूरी इकोनॉमी की कंडीशन को और भी ज़्यादा वर्स कर दिया, और भी ज़्यादा ख़राब कर दिया है। ये तो बहाना है कि हमारे पास पहले से प्रॉब्लम थी, मतलब कि हमारे पास प्रॉब्लम तो इस कोरोना की वजह से आई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कह रहे पहले से ही जो टैक्स का जो इनकम है कह रहे कि वो काफ़ी कम हो चुका था। अब टैक्स स्लैब की यहाँ 2012-13 की बात करेंगे, कहेंगे देखिए 2012-13 के आसपास का अगर हम एक गणना देखें तो 16 मिलियन की पॉपुलेशन ऐसी थी जो कि टैक्स को पे किया करती थी। लेकिन आज के अगर 2019 की अगर आप 2018 की अगर आप बात करोगे तो 15 मिलियन की पॉपुलेशन है जो कि टैक्स को पे करती है। यानी कि टैक्स पेयर की जो संख्या है कह रहे हैं कि वो कम हुई है, जबकि उससे तो क्या होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था। क्योंकि PM मोदी जब से मतलब कि यहाँ पे पार्टी जो इनकी पार्टी है जब से पावर में आती है तो उसके बाद से इन्होंने वेरियस जो है मतलब स्टेप्स लिए हैं ताकि जो फॉरेन में जो पैसा ब्लैक मनी के फॉर्म में है कह रहे उसे वापस लेकर आया जाए। इन्होंने डीमोनेटाइजेशन किया, तो इन सारी चीज़ों से हुआ क्या कि ITR फाइल करने वालों की संख्या तो बढ़ गई, इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने वालों की संख्या तो बढ़ गई, लेकिन टैक्स पेयर की संख्या क्या होती है कि घट जाती है। और बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपके ऊपर खर्च का बोझ ज़्यादा है तो आपको टैक्स को ज़्यादा कलेक्ट करना होगा। और इंडिया में जो 5% लोग हैं कह रहे कि वो 10% लोग हैं कह रहे वो 55% के का जो अमाउंट है क्या करते हैं कि अर्न करते हैं। मतलब कि 10% लोग 55% क्या कर रहे हैं वो पैसे अर्न कर रहे हैं। और अगर टोटल अगर टैक्स पे करने की बात करोगे तो केवल 15 मिलियन की पॉपुलेशन ऐसी है, आउट ऑफ 135 मिलियन की पॉपुलेशन है पूरे इंडिया में, केवल 15 मिलियन लोग क्या करते हैं कि टैक्स को पे करते हैं। ठीक है, मतलब बहुत ही कम, केवल 5% लोग क्या कर रहे हैं कि टैक्स को पे करें, बाकी लोग क्या करें, बाकी लोग टैक्स को पे नहीं कर रहे हैं। ऑल राइट, तो राइटर कहते हैं कि देखिए कि जो ये 10% लोग हैं और जो 55% अमाउंट को अर्न करते हैं, अगर इन सभी को अगर टैक्स स्लैब के अंदर अगर लेकर के आया जाए तो इंडिया का जो टैक्स का कलेक्शन होगा कह रहे हैं वो बढ़ेगा, और इंडिया को क्या होगा कि एक्सपेंसेस करने के लिए काफ़ी एक अवसर प्राप्त होगा, एक अपॉर्चुनिटी उससे प्राप्त होगी। अब वेरियस रिलेशंस की भी बात करेंगे, कहीं देखिए कि सिनारियो कुछ ऐसा है कि इंडिया का जो USA के साथ जो रिलेशन था, 1990 के आसपास, तो उस वक्त क्या हुआ करता था कि इंडिया की जो इकोनॉमी थी और इंडिया की इकोनॉमी के पीछे जो ऑब्स्टिकल्स थे कह रहे हैं कि वो इसलिए लगा कर रखा गया था ताकि इंडिया एक न्यूक्लियर पावर कंट्री न बन सके। उस वक्त कौन था, उस वक्त अमेरिका था, फिर उसके बाद चाइना हो जाता, मतलब वेरियस स्टेप्स पर क्या है कि आपके सामने एक ऑब्स्टिकल क्रिएट किए जाते हैं ताकि आप जो इकोनॉमिक जो बूम होता है, जो आपकी इकोनॉमी बिल्कुल फुल फ्लेज पे चले करें, आप बिल्कुल आप वो वाला काम करने से आपको रोका जाता है। कह रहे अगर आप टैक्सेशन में अगर आप रिफॉर्म्स लेकर के आते हो, कह रहे जिस प्रकार से हमें मजबूर किया था 1992-1993 में जस्ट बिकॉज कि USSR के कोलैप्स होने के बाद से हमें अपने पॉलिसी में फिर चेंजेस करने पड़ते हैं और हम ग्लोबलाइजेशन को एक्सेप्ट करते हैं।
ठीक है। तो राइटर भी वही बात बोलते हैं, कहते हैं कि हमें अपने टैक्स स्लैब को बढ़ाना होगा और जो हमारा जो ग्लोबलाइजेशन का जो हमें एज है करे वो हमें उसका फ़ायदा लेते हुए टैक्स का कलेक्शन हम अगर इम्प्रूव करने में सफल होते हैं तो राइट नाउ की जो हमारे पास प्रॉब्लम है फिजिकल डिफिसिट वगैरह की, कह रहे ये हम इससे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे ये वाला आर्टिकल क्या हो गया, डिस्कस हो गया। नेक्स्ट वन आर्टिकल है हमारे पास यूएई और इजराइल के बीच में क्या हुआ है कि डिप्लोमेटिक एक रिलेशन इस्टेब्लिश हो गया। अब देखिए यूएई और इजराइल के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन अगर इस्टेब्लिश हो गया तो मतलब उस वक्त फ़लस्तीन को क्या किया गया है, फ़लस्तीन को यूएई ने इग्नोर कर दिया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अरब कंट्रीज़ थ्री कह रहे जो इजराइल ऐसी कंट्री है जिसे मोस्ट ऑफ द जो अरब कंट्रीज़ हैं कह रहे वो रिकॉग्नाइज़ ही नहीं करती हैं। जब अरब कंट्रीज़ उसे रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रही थी तो धीरे धीरे होता क्या है कि इजिप्ट हो गया, जॉर्डन हो गया। इजिप्ट ने 1979 में, जॉर्डन ने 1994 में हुआ क्या कि उसे रिकॉग्नाइज़ कर लिया। अभी एक तीसरी ऐसी कंट्री है यूएई जिसने इजराइल को क्या किया है, रिकॉग्नाइज़ किया हुआ है। मतलब एक तरह से डिप्लोमेटिक फ्रंट पर अगर आप देखोगे तो इजराइल की जीत हो जाती है। और कल्चरली जो टाइप है कह रहे हैं वो बढ़ जाते हैं, किसके बीच में बढ़ जाते हैं, इजराइल के बीच में बढ़ जाते हैं और यूएई के बीच में बढ़ जाते हैं। लेकिन अब यूएई और इजराइल दोनों पास में आ क्यों रहे हैं? रीज़न बड़ा सा सिंपल से, ईरान को काउंटर करने के लिए यूएई ऐसा करना चाहता है, क्योंकि ईरान क्या चाहता है कि ईरान न्यूक्लियर पावर गेन करना चाहता है, न्यूक्लियर पावर कैपेबल बनना चाहता है। लेकिन सऊदी अरेबिया और यूएई को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं होगी, क्योंकि होगा कि अरब वर्ल्ड में जो डोमिनेशन वाली जो पोजीशन होगी कह रहे वो ईरान के पास चली जाएगी अगर उसके पास न्यूक्लियर पावर आ जाता है तो। और इजराइल भी नहीं चाहता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर पावर आ जाए या न्यूक्लियर पावर की जो कैपेबिलिटी है कह रहे वो आ जाए। यूएसए भी नहीं चाहता है कि ईरान के पास क्या कि जो न्यूक्लियर पावर की जो कैपेबिलिटी है कह रहे वो आ जाए। तो इसकी वजह से ये सारी कंट्रीज़ मिल करके क्या कर रही हैं, एक नेक्सस जनरेट कर रही हैं और ईरान को आइसोलेट करने की कोशिश करें। इसकी वजह से ये वाला स्टेप लिया गया है। बट इस वाले स्टेप के मद्देनजर रखते हुए जो पैलेस्टीन के साथ जो प्रॉमिस किया गया था, क्योंकि अरब कंट्रीज़ बोलती क्या थी कि आप पैलेस्टीनियंस को आप जब तक ह्यूमन राइट का पूरा राइट नहीं दोगे तब तक हम आपको रिकॉग्नाइज़ नहीं करेंगे। लेकिन अभी क्या हुआ कि यूएई वो सारी बातें, वो सारे जो वादे थे कह रहे वो भूल गया है। कह रहे वो कहा करते थे कि पैलेस्टीन का लैंड अगर आप वापस करोगे तभी हम आपको रिकॉग्नाइज़ करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर इजराइल ने ये वाली बात प्रूव कर दी है कि अरब वर्ल्ड के साथ जो उसका रिलेशन होगा कह रहे वो अपने टर्म एंड कंडीशन के बेसिस पर इस्टेब्लिश करेगा, ना कि किसी की मजबूरी या फिर किसी भी प्रकार का जो पेनफुल लॉस होता है कह रहे उसको बियर करते हुए। कह रहे वो पेनफुल लॉस बिल्कुल भी इजराइल बियर नहीं करना चाहता है। और धीरे धीरे जो अरब की कंट्रीज़ हैं कह रहे वो क्या कर रही हैं, उसे रिकॉग्नाइज़ कर रही हैं। और बेंजामिन नेतन्याहू के लिए जो कि लोकल लेवल पर उनकी काफ़ी आलोचना हो जा रही है, उनके खिलाफ बहुत से केसेस वगैरह चल रहे हैं। कह रही अगर ये इस डिप्लोमेटिक फ्रंट पर करें उन्होंने एक विजय हासिल की है और अपने आलोचकों का क्या किया है, मुंह बंद कर दिया है। हमारा ये वाला आर्टिकल क्या हो गया, डिस्कस हो गया। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास इंडियन एक्सप्रेस का है, वो है सी राजा मोहन का। तो सी राजा मोहन यहाँ पर एक घटना की बात करते हैं, स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं। कहते हैं कि देखिए 15 ऑफ हुआ क्या कि जो जयशंकर प्रसाद ने कह रहे हैं आसियान की मीटिंग होती है जस्ट एक हफ्ते पहले। तो जब आसियान की मीटिंग होती है तो उसमें वो स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं। अब स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी का मतलब ये हुआ कि इस समय चाइना का पूरा दबदबा है पूरे सप्लाई चेन में। तो उस दबदबे को तोड़ने के लिए उसको क्या करना है, एक स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमिक एक जो स्ट्रेटजी है कह रहे हैं वो जयशंकर प्रसाद बतलाने की बात करते हैं। राइटर यहाँ पे कहते क्या हैं, सी राजा मोहन कहते हैं कि देखिए पीएम मोदी ने 15 ऑफ अगस्त में अनाउंसमेंट किया कि भारत क्या बनेगा, भारत सेल्फ रिलायंस बनेगा और आत्मनिर्भर बनेगा। अब सेल्फ रिलायंट एंड आत्मनिर्भर बनने का जो पीएम मोदी ने जो डेफिनेशन दिया कह रहे वो ये बोला कि वो पूरे वर्ल्ड से अलग थलग नहीं होना चाहते हैं, बल्कि वो अपनी इकोनॉमी की जो पोटेंशियल है कह रहे वो उसको रिकग्नाइज़ करना चाहते हैं। और जो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी है कह रहे उसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन वो बढ़ाना चाहते हैं। तो इसकी वजह से वो सेल्फ रिलायंट होना चाहते हैं और आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। और वो ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट में नहीं है, वो बिल्कुल फ्री पावर को फ्लो होना देना चाहते हैं और मार्केट को फ्री फ्लो होने देना चाहते हैं। बस वो चाहते हैं कि इंडिया अपने जो अपने टर्म्स एंड कंडीशन है, जो अपना पोटेंशियल है उसे रिकग्नाइज़ करे और रिकग्नाइज़ करके वर्ल्ड में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन दे। अब राइटर यहाँ पे कहते क्या है कि देखिए स्ट्रेटजिक हम जिस ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं कह रहे हैं कि उसमें ड्रास्टिक सिनेरियो हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पे 1990 में फिर क्लिंटन की बात करेंगे। कहते हैं कि देखिए कि जो हमारे पास स्ट्रेटजिक पोजीशंस हुआ करती थी कि जो हमारा मित्र है कह रहे हैं कि अभी तक हम करते क्या थे कि हम चाइना को हमेशा से इग्नोर करते आ रहे थे। 1990 में होता क्या है कि जम्मू कश्मीर वाले इशू को
अमेरिका क्या चाहता था कि उसे इंटरनेशनलाइज करना चाहता था, कि अब उसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया जाए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा क्यों बनाना चाहता था? ताकि इंडिया एक न्यूक्लियर पावर की जो कैपेबल है, करे वो कंट्री ना बन पाए। क्योंकि अमेरिका का ये मानना था कि अगर इंडिया का जम्मू एंड कश्मीर वाला इशू अगर रिजॉल्व हो जाता है तो इंडिया फर्दर इस जो न्यूक्लियर पावर वगैरह के रिगार्डिंग वो फंक्शन नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, और होगा क्या कि एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बनने से रुक जाएगी। लेकिन अलग केस अलग होता है। सी राजा मोहन का कहना है कि देखिए ये वो जो क्लिंटन साहब थे, कह रहे हैं कि उनसे एक गलती हो गई। कह रहे हैं कि उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर और इंडिया के न्यूक्लियर कैपेबल होने को, कह रहे दोनों को एक सा मान लिया। कह रहे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कह रहे कि देखिए जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी थी, कह रहे वो बिल्कुल इसी अलग से चीज़ है। और जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन कह रहे कि वहाँ पर हमारा जो ऑटोनॉमी है, जो हमारा टेरिटरी है, कह रहे वो बिल्कुल अलग से चीज़ है। कह रहे कि एक समय था कि अमेरिका हमें परेशान किया करता था इस जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन को लेकर के। आज वही काम हमें चाइना करता है। कह रहे हैं इसलिए हमें चाइना को काउंटर करने के लिए, चाइना करता क्या है कि एनएसजी वगैरह का हमें मेंबरशिप नहीं लेने देता है, हमेशा उसमें एक अवरोध पैदा कर देता है। ठीक है, बोलता है कि आप एनपीटी साइन करोगे तभी आप एनएसजी का मेंबर बन पाओगे। चाइना ऐसा करता है। और इस समय अमेरिका सपोर्ट कर रहा है हमारा। और जब इंडिया न्यूक्लियर पावर बन जाता है तो चाइना करता है क्या है कि पाकिस्तान की मदद करता है, ताकि पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर पावर कैपेबल ये जो कंट्री है, कह रहे वो बन जाए। मतलब कि इंडिया के अगेंस्ट में जो हमें पहले लगता था कि केवल अमेरिका इंडिया के अगेंस्ट में फंक्शन कर रहा है, लेकिन चाइना हमेशा से ये वाला काम करता आ रहा है। बट आज वो थोड़ा सा ओपन फ्रंट पर आकर के वो इस तरह के स्टेप्स ले रहा है। और राइटर कहते हैं कि अभी हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में कहने के जो दूसरा वाला फ्रंट है कि हमें सेल्फ रिलायंट के बनने के साथ साथ हमें करना क्या चाहिए कि जो चाइना की जो हेजोमनी है इस सप्लाई वाली चेन में, कह रहे उसे तोड़ना होगा। तोड़ने के लिए कुछ जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, जैसे कि जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएसए हो गया, कह रहे उसके साथ आकर के हमें क्या करना होगा, इस सप्लाई चेन को एक फ्री फ्लो मार्केट की तरफ फ्लो करना होगा। और ताकि जो चाइना की जो हेजोमनी है, जो चाइना यूनिलेटरली जो उसका बेनिफिट्स उठाता चला आ रहा है और जो छोटी छोटी कंट्रीज़ को नुकसान पहुँचाता है और ओवर बर्डन कर देता है और डेप्ट उन्हें ट्रैप में फंसा लेता है, कह रहे कि इससे हमें उसे निजात भी दिलानी होगी। और जो सस्ता और घटिया सामान जो डेवलप करता है चाइना, कह रहे उसके अगेंस्ट में हमें एक मुहिम जनरेट करना होगा और एक मैन्युफैक्चरिंग हब और मैन्युफैक्चरिंग जो चैन लाइन है, कह रहे उसे डेवलप करनी होगी। तो जो हमारा ये वाला आर्टिकल है, कह ये वाला भी आर्टिकल हो जाता है, डिस्कस हो जाता है। हमारे पास जितने भी रेलिवेंट आर्टिकल थे डिस्कस करने के लिए, द हिंदू में और इंडियन एक्सप्रेस में वो सारे आर्टिकल डिस्कस किए जा चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।